नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको पंखुड़िया हिंदी पाठमाला 6 में। आज मैं आप लोगों के लिए पाठ 4 अनोखी यारी लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। कवि परिचय। इस कविता के रचनाकार डॉक्टर मधु पंत हैं। इन्होंने विज्ञान में स्नातक तथा हिंदी में स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। ये राष्ट्रीय बाल भवन में निदेशक के पद पर लगभग 17 वर्षों तक कार्यरत रहीं तथा पिछले 4 दशकों से बच्चों के विकास तथा शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न है। इन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक नवीन योजनाओं जैसे बालश्री पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय युवा पर्यावरण, विज्ञानियों की गोष्ठी, अक्कड़ बक्कड़ और सुलभ जैसे पत्रिकाओं को प्रारंभ किया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अनोखी यारी नामक कविता को, जिसको लिखा है डॉक्टर मधु पंत ने। इस कविता में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बलवान व्यक्ति भी अत्यंत कमज़ोर व्यक्ति से हार सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस कविता में हाथी और चींटी की एक कविता है। देखिए चींटी और हाथी कैसे बात करते हैं। चींटी बोली हाथी से, तू कर ले मुझसे यारी, मुझसे कोई हल्का है न तुझसे कोई भारी। हाथी हंसकर बोला चींटी, तू है कितनी छोटी, तन की तो तू काली है, मन की भी लगती खोटी। दिन भर करती हूँ मैं मेहनत मैं खाती, तेरी तरह नहीं मैं मोटे दिन भर सूंड हिलाती। मैं तो रोज नहा कर आता, मैं जंगल की शान, मुझसे तू क्या भीड़ जा पाएगी, मैं सबसे बलवान। बली न हो लेकिन फिर भी नहीं किसी से कम, अगर सूंड में घुस जाऊं तो करूँ नाक में दम। चींटी की जब बात सुनी हाथी मन में घबराया, झट हाथी से सूंड बड़ा चींटी से हाथ मिलाया। तो बच्चों, यह कविता हाथी और चींटी की है। यहाँ पे देखिए पहले चींटी क्या बोलती है, सुनिए। चींटी बोली हाथी से, तू कर ले मुझसे यारी, मुझसे कोई हल्का है न तुझसे कोई भारी। चींटी बोल रही है हाथी से कि तू मुझसे यारी कर ले, यानी दोस्ती कर ले। मैं बहुत हल्की हूँ लेकिन तू बहुत भारी है। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे देखिए हाथी क्या बोल रहा है। हाथी हंसकर बोला चींटी, तू है कितनी छोटी, तन की तो तू काली है, मन की भी लगती खोटी। हाथी बोल रहा है हंसकर कि चींटी तू कितनी छोटी है, छोटी यानी एकदम स्मॉल है, तुम कितनी छोटी है। तन की तो तू काली है, यानी तुम्हारा शरीर तो पूरा काला है। तुम्हारा शरीर कैसा है, काला है। मन की भी लगती खोटी, यानी तू मन से भी बहुत बुरी लगती हो, यानी जिसमें बहुत ही कूट की बुराई भरी होती है वैसी लगती हो। फिर चींटी क्या बोलती है, देखिए। दिन भर करती हूँ मैं मेहनत का मैं खाती, तेरी तरह नहीं मैं मोटे दिन भर सूंड हिलाती। ऐ मोटे, मैं दिन भर मेहनत करके और मेहनत का ही खाती हूँ। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ कि मैं दिन भर खाऊं और दिन भर सूंड को हिलाऊं। फिर हाथी देखिए यहाँ पे क्या बोलता है।
मैं तो रोज नहाकर आता, मैं जंगल की शान, मुझसे तू क्या भिड़ पाएगी, मैं सबसे बलवान। फिर हाथी क्या बोल रहा है कि मैं रोज नहा कर आता हूँ, स्नान करके आता हूँ, मैं जंगल की शान हूँ, यानी मैं जंगल में रहता हूँ, मैं जंगल की शान हूँ। ठीक है, शान यानी ठाट बाट वाला, ठाट बाट। ठीक है, मुझसे तू क्या भिड़ पाएगी, मैं सबसे बलवान। तुम मुझसे क्या भिड़ेगी, तुम मुझसे क्या लड़ेगी, मैं सबसे बलवान हूँ, सबसे मजबूत हूँ। नेक्स्ट लाइन में देखिए चींटी क्या बोलती है, बली न हो लेकिन फिर भी नहीं किसी से कम, अगर सूंड में घुस जाऊं तो करूँ नाक में दम। चींटी बोल रही है ठीक है, मैं बली नहीं हूँ, मजबूत नहीं हूँ, लेकिन किसी से कम भी नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे सूंड में घुस जाऊं तो नाक में दम कर दूंगी, यानी तंग कर दूंगी। तुम्हारे नाक में घुस जाऊं, तुम्हारे सूंड में घुस जाऊं तो मैं तुमको तंग करके रख दूंगी। तंग यानी परेशान करके रख दूंगी। फिर देखिए क्या बोलते हैं लाइन, हाथी क्या सोच रहा है। अब देखिए, चींटी की जब बात सुनी, हाथी मन में घबराया, झट हाथी ने सूंड बढ़ा, चींटी से हाथ मिलाया। अब देखिए हाथी ने अपना दिमाग लगाकर सोच कर क्या किया, उसने मन ही मन सोचा और घबराया, टेंशन में आके उसने तुरंत क्या किया, झट से अपने सूंड को आगे बढ़ाया और चींटी से हाथ मिला लिया। तो बच्चों इस तरह चींटी और हाथी की दोस्ती हुई। तो आइए अब हम लोग जानते हैं इस पाठ का सारांश। इस पाठ का सारांश यानी कविता का सारांश। यह कविता हाथी और चींटी के वार्तालाप के रूप में है। चींटी हाथी से दोस्ती करने का प्रयत्न रखती है क्योंकि दोनों ही विलक्षण हैं। एक बहुत हल्की और दूसरा बहुत भारी। हाथी को चींटी की यह बात अच्छी नहीं लगती। वह उसके काले रंग का आपेक्ष करते हुए उसे मन की खोटी होने का आरोप लगाता है। तब चींटी कहती है कि वह हर दिन मेहनत करती है और मेहनत का ही खाती है। हाथी की तरह केवल सूंड ही नहीं हिलाती। हाथी अपनी अकड़ में है। वह कहता है कि वह रोज नहाता है, साफ रहता है, जंगल की शान है और सबसे बलवान है। वह चींटी की चुनौती देता हुआ कहता है कि चींटी किसी भी बात में उसके बराबर नहीं है, अतः वह उससे किसी भी हालत में भीड़ नहीं सकती। इस बात पर चींटी हाथी से कहती है कि भले ही वह हाथी की तरह बलवान नहीं है, किंतु यदि हाथी के सूंड में घुस जाए तो उसके नाक में दम कर डालेगी। यह सुनकर हाथी घबरा जाता है और तुरंत चींटी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो बच्चों इस तरह किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। चलिए अब हम लोग श्रुतलेख को देखते हैं। अनोखी, यारी, चींटी, हल्का, भारी, खोटी, काली, सूंड, भीड़, बलवान। तो बच्चों इसको अपने किताब में लिखिए। आइए देखते हैं इस कविता से नए शब्द क्या निकले हैं। यारी यानी दोस्ती, बली यानी बलवान, शान यानी ठाट बाट, भिड़क यानी टकराना, खोटी यानी जिसमें बुराई हो। ठीक है, तो आइए मुहावरे देखते हैं। नाक में दम करना, तंग करना, हाथ मिलाना, दोस्ती करना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ओरल क्वेश्चन को कि ओरल क्वेश्चन क्या हमारा कहता है। ओरल क्वेश्चन पहला प्रश्न है हमारा, चींटी हाथी से मित्रता क्यों करना चाहती थी। तो हमारा उत्तर होगा चींटी हाथी से मित्रता इसलिए करना चाहती थी क्योंकि दोनों विलक्षण है। एक छोटी है तो दूसरी हल्की और
एक छोटी और हल्की है तो दूसरा बड़ा और भारी है। दूसरा प्रश्न देखें बच्चों, हाथी ने चींटी से मित्रता करने से इनकार क्यों किया? हमारा उत्तर होगा, हाथी चींटी से दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि उसे वो छोटी, काली और मन की खोटी लगती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, चींटी हाथी को क्या कहकर चिढ़ा रही थी? हमारा उत्तर होगा, चींटी हाथी को चिढ़ाते हुए मोटा कहती है कि वह तो केवल सूंड ही हिलाता रहता है। लिखित प्रश्न हमारा देखें बच्चों, क्या है? हाथी को अपनी किस बात पर घमंड था? हमारा उत्तर है, हाथी को अपने आकार तथा शक्ति पर घमंड था। हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, चींटी ने ऐसा क्या कहा कि हाथी उससे दोस्ती करने का विवश हो गया? हमारा उत्तर होगा, चींटी ने कहा कि चाहे मैं बलवान न हूँ किंतु तेरी सूंड में घुस जाऊँ तो तेरे नाक में दम कर सकती हूँ। यह सुनकर हाथी घबरा गया और उससे दोस्ती करने को विवश हो गया। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? इस कविता में हाथी और चींटी में से आपको कौन सा अच्छा लगता है? तो हमारा उत्तर होगा कि हाथी विशाल, मस्त और आकर्षक है, चींटी छोटी पर मेहनती है। ठीक है बच्चों, तो इस पर आप लोग विचार करिए कि कौन सा सही होगा। चलिए आइए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरा कीजिए। दिन भर करती हूँ मैं मेहनत का मैं खाती, तेरे तरह नहीं मैं मोटे, दिन भर सूंड हिलाती। मैं तो रोज नहाकर आता, मैं जंगल की शान, मुझसे तू क्या भिड़ पाएगी, मैं सबसे बलवान। चींटी की जब बात सुनी हाथी मन में घबराया, झट हाथी ने सूंड बढ़ा चींटी से हाथ मिलाया। तो बच्चों आप लोग इस तरह कविता की पंक्तियों को अपने किताबों में भरिए। आइए भाषा की बात यानी हमारा ग्रामर पोर्शन देखते हैं कि हमारा ग्रामर पोर्शन यहाँ पे क्या दिया गया है। तो हमारा ग्रामर दिया है यहाँ पे सार्थक और निरर्थक के बारे में हमको जानना है। इस पाठ में सार्थक और निरर्थक क्या है? तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर हमारे शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराए उसे सार्थक कहते हैं, जैसे चींटी, हाथी, घर आदि। जिसका अर्थ हमें बोध कराए उसे हम सार्थक कहते हैं। निरर्थक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक कहते हैं। इनमें उनका अर्थ कुछ भी न निकले, उनका अर्थ न हो, उन्हें निरर्थक कहते हैं। जैसे चींटी बीटी, हाथी वार्ती। यहाँ चींटी का अर्थ है किंतु वीटी का नहीं। ठीक है, अतः वीटी और वार्थी निरर्थक शब्द है। यानी कहने का मतलब सार्थक हमारा वो शब्द है जिसका अर्थ यानी मीनिंग निकले, और निरर्थक हमारा वो शब्द है जिसका मीनिंग यानी अर्थ न निकले, तो वही हमारा सार्थक और निरर्थक हुआ। आइए कुछ यहाँ प्रश्न दिए हुए उन प्रश्नों को जानते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और सार्थक शब्दों पर गोला लगाइए। मेहनत, सेहनत, काम, मैं, खाली, वाती, बूढ़, भीड़, बिजीड़, बलवान, सलवान, वाणी। यानी यहाँ पे भी वही है सार्थक और निरर्थक के तौर पे। अगर आपने ये परिभाषा अच्छी तरह से समझ लिया सार्थक और निरर्थक, तो आप ये कर सकते हैं। यानी यहाँ पे भी वही परिभाषा लागू होता है, जिसका मीनिंग निकलता है वही हमारा सार्थक, और जिसका नहीं निकलता है हमारा वो निरर्थक है। तो देखिए यहाँ पे मेहनत का मीनिंग निकलता है इसलिए वो सार्थक है। काम का भी मीनिंग निकलता है, सार्थक है। मैं सार्थक है, खाती सार्थक है, भीड़ सार्थक है,
एंड बलवान सार्थक है, यानी यहाँ पे सार्थक शब्दों पर गोला लगाना है और बाकी क्या हो जाएगा हमारा निरर्थक हो जाएगा। तो इस तरह आप सार्थक और निरर्थक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए जान लीजिए दूसरा प्रश्न क को देखते हैं। हमारा प्रश्न, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी बच्चों उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ उपसर्ग के उदाहरण यहाँ देखते हैं। सु से क्या होगा, सु अवसर, सुयश, सुपुत्र। प्रयोग, प्रगति, प्रबल। अन से क्या होगा, अनजान, अनपढ़, अनमोल। यहाँ देखिए स यहाँ पे ये हमारा उपसर्ग होगा। यहाँ पे भी अभी मैंने बताया ये सारे उपसर्ग हैं और ये शब्दों के आगे लगकर हमारे अर्थ को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे भी देखो ये उपसर्ग है, स हमारा उपसर्ग है और ये शब्द है सफर। तो हमारा ये क्या होता है, सफल। सफल जो है ना, ये सफल में हम स ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फल है, फल हमारा ये मूल शब्द है और फल में हमने क्या ऐड कर दिया, स ऐड कर दिया तो ये बन गया सफल। यहाँ पे भी देखिए परिवार हमारा एक शब्द है जिसमें स को ऐड कर दें, स उपसर्ग को ऐड कर दें तो सपरिवार हो गया। यहाँ पे भी देखिए जीव हमारा एक शब्द है और इसमें स यू जोड़ दिए तो सजीव हो गया। तो इस तरह हम उपसर्ग को बनाते हैं। सम्मान, संदेश, संगीत। यहाँ पर देखो निर्बल, मर्ल, यहाँ पर देखो निर्मल, निर्विकार। तो बच्चों इस तरह हम उपसर्ग को बना सकते हैं। दूसरा देखिए प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, मानव प्लस ता मानवता, मानव प्लस ता मानवता। यानी मानव एक शब्द है लेकिन अंत में ता प्रत्यय जोड़ के मानवता बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है और बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स में हमको बनाना है। उदार हमारा एक शब्द है प्लस ता हमारा प्रत्यय है, उदारता। सरलता। सुंदर प्लस ता सुंदरता। कायर प्लस ता कायरता। वीर प्लस ता वीरता। ये क्या है, महान प्लस ता महानता। तो बच्चों इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग हमारे शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमारे शब्दों के बाद लगते हैं। विलोम शब्द, आइए पढ़िए समझिए और एक शब्द स्वयं भी लिखिए। विलोम शब्द, विलोम यानी उल्टा, अपोजिट। वारी क्या हो जाएगा बच्चों, यारी दुश्मनी। बलवान बलहीन। हल्का भारी। कम ज्यादा। छोटी बड़ी। खरी खोटी। पर्यायवाची देखते हैं क्या है। पर्यायवाची यारी, मित्रता, याराना, दोस्ती। यारी को हम इन नामों से भी पुकार सकते हैं, मित्रता, याराना, दोस्ती। तन देह, शरीर, काया। दिन दिवस, दिवा, वार। हाथी गज, गजराज, हस्ती। बलवान बली, ताकतवर, शक्तिवान। रोज नित्य, प्रतिदिन, रोजाना। आइए देखते हैं वचन। विभक्ति रहित वचन है और विभक्ति सहित वचन है। विभक्ति रहित वचन में क्या होगा बच्चों, एक वचन से बहुवचन। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 से ज़्यादा। चीटी चीटियाँ। हाथी हाथी। सूढ़ सूढ़े। नाक नाक। यहाँ पे देखिए विभक्ति सहित में हम क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन। चीटी ने चीटियों, चीटियों ने। हाथी ने हाथियों ने। सूढ़ पर सूढ़ों पर। नाक पर नाकों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल वान शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। वान यानी ये नए शब्द बनाने के लिए इसमें सब में, ये सारे शब्द में वान शब्द को जोड़कर नया शब्द बनाना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। बल प्लस वान बलवान। पुत्र प्लस वान पुत्रवान। यश प्लस वान यशवान। धन प्लस वान धनवान।
भाग्य +1 भाग्यवान, धैर्य +1 धैर्यवान। तो इस तरह बच्चों आप अपने टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्नों को देखते हैं। सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाइए। बैल का स्त्रीलिंग, बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? बैल का स्त्रीलिंग हो जाएगा गाय। स्त्रीलिंग पुल्लिंग यू नो ऑलरेडी, स्त्रीलिंग मिस गर्ल, पुल्लिंग मिस बॉय। तो बैल हमारा बॉय है तो गाय हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगी। घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? घोड़ी, घोड़ी, घोड़ीन और घोड़ी, घोड़ीन। घोड़ी यानी हमारा स्त्रीलिंग होगा। धोबिन का पुल्लिंग क्या होगा? धोबी। क्षत्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? छत्राणी। तो बच्चों इस तरह अपने आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोच समझ की बात। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। जब चींटी इतने बड़े आकार के हाथी को देखती होगी तो उसे हाथी कैसा दिखता होगा, और जब हाथी चींटी को देखता होगा तो उसे चींटी कैसी देखती होगी? सोच समझ के देखनी होगी। तो आप सोच समझ के बताइएगा कि आपको ये कैसे दिखता है। इसके बारे में हम लोग कक्षा में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। चींटी और हाथी क्या खाते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। इस टॉपिक पर भी हम लोग कक्षा में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या पशु पक्षी एक दूसरे की भाषा समझते हैं? चर्चा कीजिए। हाँ, ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग कक्षा में बात जरूर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा एक्टिविटी कुछ करने की बात। इस कविता को कंठस्थ करके कक्षा में सुनाइए। हाँ, आपको इस कविता को कक्षा में सुनाना है। मालूम कीजिए कि पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी और किसके बारे में है। अब आपको इस बारे में पता लगाना है कि पंचतंत्र की कहानियाँ क्या है और किसने लिखी और किसके बारे में, और भी किसके बारे में है। ठीक है। सही शब्द, अगला प्रश्न देखिए। सही शब्द चुनकर भरिए। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़िए और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया, उसमें से चूज करके भरना है। चींटी के समान क्या होता है? चूज कर किसमें भरना? मेहनती। हाथी की तरह ताकतवर, कोयल की तरह काला, धरती की तरह सहनशील, लोमड़ी की तरह चालाक, कोयल की तरह सुरीली, सागर की तरह गहरा, आकाश की तरह विशाल। तो इस तरह बच्चों अपने नोट्स को कंप्लीट करिए और अपने किताब को पूरी तरह से कंप्लीट करिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक के बारे में आपको मैंने कविता पढ़ाया, कविता के अर्थ और सारांश को मैंने बताया और सारे ग्रामर पार्ट को मैंने करा दिया। आइए यहाँ पे भी आपको अभ्यास कार्य मैंने ऑलरेडी ओरली सब चीज़ बता दिया। प्रश्नों और उत्तर को, प्रश्न मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न को ओरली मैंने बता दिया है। यहाँ पे मैंने आपके नोट्स के लिए मैंने प्रश्न और उत्तर को दे दिया है। तो इस तरह आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट को पूरा करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।